Welcome back, students. We are discussing the different topics of third chapter of LPG policy, and up to last video we have discussed the liberalization initially and the deregulation of industrial sector. So we will continue from this point. So under deregulation of industrial sector, the reform policies introduced in after 1991 removed many of these restrictions. Industrial licensing was abolished for almost all but product categories: alcohol, cigarettes, hazardous chemicals, industrial explosive, electronics, aerospace, and drugs and pharmaceuticals. The only industry which are now reserved for the public sector are a part of defense equipment, atomic energy generation, and railway transport. Many goods produced by small scale industries have now been de-reserved. तो डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर का मतलब यही है कि सरकार ने लाइसेंसिंग पॉलिसी जो थी उसको अबोलिश कर दिया, इसको रिमूव कर दिया। और जो आईपीआर में क्लासीफाई किया था इन्होंने 3 कैटेगरी में इंडस्ट्रीज़ को, उसको भी प्राइवेट सेक्टर के लिए ज़्यादा फ्रीडम कर दिया, उसमें ओपन कर दिया। और प्राइवेट सेक्टर जो है अब वो ज़्यादा फील्ड में, ज़्यादा एरियाज़ में अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकता था, और पब्लिक सेक्टर में बहुत ही कम इसेंशियल जो गुड्स हैं या सर्विसेज हैं जो नेशनल सिक्योरिटी और अदर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही सिग्निफिकेंट है, उसको रखा गया। तो इस तरह से मोस्टली प्रोडक्ट जो है वो डी रिज़र्व हो गए, यानी कि वो रिज़र्व नहीं हुए, डी रिज़र्व हो गए, यानी कि प्राइवेट सेक्टर वहाँ पर अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकता था। सो सेकंड नाउ कम्स टू फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। तो लिबरलाइजेशन के अंडर जो दूसरा रिफॉर्म था वो फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर क्या होता है? फाइनेंशियल सेक्टर इंक्लूड्स इंस्टीट्यूशन सच एज कमर्शियल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशंस, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो ये जितने भी शेयर मार्केट का फंक्शन है, चाहे बैंक हो चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो, ये सारे फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर आते हैं। अब इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया? द फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया इज़ रेगुलेटेड बाय द आरबीआई। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर का जो मेन रेगुलेटर है वो आरबीआई है, वो उसको कंट्रोल करता है, पॉलिसी बनाता है, मॉनिटर करता है, इम्प्लीमेंट करता है। यू मे बी अवेयर दैट ऑल बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया आर रेगुलेटेड थ्रू वेरियस नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द आरबीआई। द आरबीआई डिसाइड द अमाउंट ऑफ मनी दैट द बैंक कैन कीप विद देमसेल्व्स, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट्स, नेचर ऑफ लैंडिंग, वेरियस। तो पहले क्या होता था, आरबीआई ये सारी चीज़ें फिक्स करता था, रूल डिसाइड करता था, और सभी बैंक, सभी जो इंस्टीट्यूशन उस फाइनेंशियल सेक्टर में आते हैं उनको फॉलो करना मैंडेटरी होता था। लेकिन अब लिबरलाइजेशन के बाद आरबीआई ने अपना कंट्रोल कम किया, यानी कि आरबीआई ने अपना रोल चेंज किया। वो जो रोल पहले रेगुलेटर का था, नीति निर्माता का था, अब वो हो गया फैसिलिटेटर। यानी कि आरबीआई केवल रूल बनाएगा और उसको लागू करेगा ऐसा नहीं है, वो आपको फैसिलिटेट भी करेगा जहाँ पर आपको सुविधा चाहिए ज़रूरत के हिसाब से। तो फ्लेक्सिबिलिटी आई और आरबीआई का जो रोल है वो रेगुलेटर से फैसिलिटेटर की तरह बना। और इसका मतलब ये कि फाइनेंशियल सेक्टर नाउ अलाउड टू टेक डिसीजंस ऑन मैनी मैटर्स विदाउट कंसल्टिंग द आरबीआई। तो कहने का मतलब ये है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ऑटोनॉमी दी गई, जिससे काफ़ी डिसीजंस वो अपने लेवल पे ले सकते हैं। अब उन्हें आरबीआई पे ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना पड़ता पहले की तरह। So this financial sector reforms policy led to the establishment of private sector banks, Indian as well as foreign banks। तो आज हम देखते हैं कि इंडिया में कई गवर्नमेंट बैंक हैं, कहीं कमर्शियल बैंक और कई प्राइवेट बैंक, नेशनलाइज बैंक के साथ साथ प्राइवेट बैंक भी हैं। अदर फॉरेन के जो बैंक्स हैं उनकी ब्रांचेस भी इंडिया में हैं। तो ये ओनली बिकॉज ऑफ दिस लिबरलाइजेशन, दिस फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। Now next, tax reforms. So tax reforms are concerned with the reforms in the government's taxation and public expenditure policy, which are collectively known as its fiscal policy। तो गवर्नमेंट की जो फिजिकल पॉलिसी है उसमें 2 चीज़ें आती हैं, टैक्स और रेवेन्यू, और उसका एक्सपेंडिचर आता है। तो रेवेन्यू में टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू दोनों हम इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को टैक्सेशन पॉलिसी पर भी काम करना था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट हो, लोग टैक्स इवेजन नहीं करें, कर चोरी नहीं हो, और लोगों के ऊपर टैक्स भी उतना ही पड़े जितना वो पे कर सकें। ऐसा नहीं कि टैक्स ज़्यादा गवर्नमेंट लगा दे तो और उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है टैक्स पे करना, और उसके दूसरे नेगेटिव इफ़ेक्ट इकोनॉमी पे आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि डायरेक्ट टैक्स जो है वो टैक्स होता है जो इंडिविजुअल की इनकम पे या उसके प्रॉफिट पे लगाया जाता है और जिसके बर्डन को शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इनकम टैक्स इज़ ए डायरेक्ट टैक्स, प्रॉफिट टैक्स इज़ आल्सो डायरेक्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स इज़ डायरेक्ट टैक्स,
और जैसे जीएसटी अभी जो है वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। क्यों टैक्स है इनडायरेक्ट? क्योंकि वो इनिशियली किसी और पे लगाया जाता है और फाइनली उसका बर्डन कोई और वे करता है, बियर करता है, यानी कि बर्डन शिफ्ट जहाँ हो जाता है उस टैक्स को हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। तो गवर्नमेंट ने ये रियलाइज़ किया है कि लिबरलाइजेशन में कि मॉडरेट रेट ऑफ इनकम टैक्स विल इनकरेज सेविंग्स एंड वॉलेंट्री डिस्क्लोजर ऑफ इनकम। तो टैक्स रेट कम रखेंगे तो लोगों को टैक्स देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, यानी कि वो कर चोरी नहीं करेंगे, कर देने से कतराएंगे नहीं, उससे भागेंगे नहीं। इससे लोग अपनी इच्छा से अपनी इनकम को डिस्क्लोज़ करेंगे, गवर्नमेंट को बताएंगे और ईमानदारी से टैक्स पे करेंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट के इससे फ़ायदा होगा और रेवेन्यू बढ़ेगी। तो उस समय जो कॉरपोरेशन टैक्स था वो जो प्रॉफिट टैक्स होता है, कंपनीज़ की प्रॉफिट के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको हम कॉरपोरेशन टैक्स कहते हैं, वो बहुत हाई था। उसको भी धीरे धीरे गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन की वजह से कम किया बाद में। और इस तरह से जो इनडायरेक्ट टैक्स की जब अगर हम बात करें तो उस पर भी गवर्नमेंट ने काफ़ी काम किया और लोगों को राहत दी ताकि उसमें रेवेन्यू कलेक्शन बढ़े। तो टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई किया, रेट को सब्सटेंशियली डिक्रीज़ किया और 2016 में सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा जीएसटी एक्ट वो पास हुआ और जुलाई 17 से ये जो जीएसटी एक्ट लागू हो गया है। तो वन नेशन वन टैक्स के पॉलिसी पर हम चल रहे हैं और पूरी कंट्री में इनडायरेक्ट टैक्स का जो रोल है वो जीएसटी ने ले लिया है, वो प्ले कर रहा है। तो दिस इज़ द वेरी गुड एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर टैक्सेशन। नेक्स्ट आता है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। द फर्स्ट इम्पोर्टेंट रिफॉर्म्स इन द एक्सटर्नल सेक्टर वाज मेड इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन 1991 एज एन इमीडिएट मेजर टू रिसॉल्व द बैलेंस ऑफ पेमेंट crisis. The rupee was devalued against foreign currencies. This led to an increase in the flow of foreign exchange. अब देखिए 1991 में फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म में सबसे पहला स्टेप गवर्नमेंट ने क्या लिया? डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन का मतलब होता है अवमूल्यन। एक होता है डीमोनेटाइजेशन जिसको हम बोलते हैं विमुद्रीकरण, और एक होता है डीवैल्यूएशन जिसको हम बोलते हैं अवमूल्यन। दोनों में फ़र्क है। डीमोनेटाइजेशन हमने देखा कि किस तरह से अभी हाल ही में हमारे देश में 500 और 1000 के जो पुराने नोट थे उनको बंद करके उसकी जगह नई करेंसी 2000 का नोट लाया गया और अदर जो नोट्स हैं वो चेंज हुए। वो तो प्रोसेस था डीमोनेटाइजेशन, हम सब ने देखा। एक होता है डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन का मतलब होता है कि जब हम अपनी करेंसी की वैल्यू को डिक्रीज़ कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑफ अदर करेंसी, ठीक है। तो जैसे डॉलर है, डॉलर के कंपैरिजन में रुपये की वैल्यू पहले से अगर हम कम कर देते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, तो उससे क्या होगा? अब जो फॉरेनर्स हैं, अदर कंट्रीज़ हैं, उनके लिए इंडिया से परचेजिंग थोड़ा चीपर हो जाता है, सस्ता हो जाता है। तो यहाँ कहने का मतलब यहाँ से वो परचेजिंग ज़्यादा करेंगे। इट मीन्स हम क्या करेंगे? हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे और उससे हमारी इनकम रेवेन्यू ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार गवर्नमेंट ने क्या किया? 1991 में डीवैल्यूएशन किया, उससे हमारी जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज़ हुई, एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हुए। नेक्स्ट है आपका ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। जो व्यापार और निवेश की नीति है उसमें लिबरलाइजेशन के तहत क्या हुआ? तो इसका जो मेन एम था वो यही था टू प्रमोट द एफिशिएंसी ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज़ एंड अडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो ट्रेड में गवर्नमेंट का मेन फोकस क्या था कि हम कैसे अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स की जो एफिशिएंसी है, कार्यकुशलता है, उसको इंक्रीज़ करें और कैसे हम उनको न्यू टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करें जिससे वो कंपटीशन में टिक सके और अपना लॉन्ग टर्म सर्वाइवल दे सके। तो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री, इंडिया वाज फॉलोइंग रिजाइम ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में हमने पढ़ा था क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन, जिसमें इंपोर्ट का कोटा फिक्स कर दिया और इंपोर्टेड गुड्स पर टैरिफ लगा दिया, हाई इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी। तो ये क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस में आता है। तो ये बहुत हाई था उस समय। तो लिबरलाइजेशन के बाद इसको रिव्यू करना पड़ा और दीज पॉलिसीज़ रिड्यूस इफ़िशिएंसी द कम्पिटिटिवनेस को इन्होंने क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया, क्योंकि हमने अदर जो बाहर की गुड्स है उसकी एंट्री को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, उस पर टैक्स लगा दिया, कोटा फिक्स कर दिया। तो इस वजह से क्या हो गया? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो ग्रोथ है वो स्लो हो गई। एंड द ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म एम्ड एट डिसमेंटलिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो ट्रेड पॉलिसी में लिबरलाइजेशन में यही स्टेप था कि हम इन जो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको क्या करें? डिक्रीज़ करें या हटाएं। सेकंड था इनका रिडक्शन ऑफ टैरिफ रेट। जो टैरिफ रेट है, इंपोर्ट ड्यूटी जो हम लगाते हैं, उसको डिक्रीज़ किया जाए। थर्ड, रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग प्रोसीजर फॉर इंपोर्ट। इंपोर्ट करने के लिए पहले गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था, तो इसका मतलब ये है कि लोगों को डिस्करेज किया जाता था कि वो इंपोर्ट ना करें। तो अब लिबरलाइजेशन में इस इंपोर्ट
के लिए लाइसेंसिंग की पॉलिसी को रिमूव किया गया, यानी कि हटाया गया, एक्सेप्ट इन केस ऑफ हजार्डस एंड इन्वायरमेंटली सेंसिटिव इंडस्ट्री। केवल जो हजार्डस और इन्वायरमेंटल सेंसिटिव इंडस्ट्रीज़ हैं उनके प्रोडक्ट को छोड़कर और कोई भी प्रोडक्ट अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो बाहर से तो उसके लिए आपको कोई परमिशन या लाइसेंस गवर्नमेंट से अब नहीं लेना होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एज ए रिज़ल्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ हैव बीन रिमूव्ड टू इंक्रीज द competitive पोजीशन ऑफ इंडियन गुड्स इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो कहने का मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर जो हाई रेट ऑफ टैक्स था उसको कम किया गया। तो इस तरह से हमने देखा कि लिबरलाइजेशन में गवर्नमेंट ने डिफरेंट सेक्टर्स में अपना जो है वो फ्रीडम दी, जो रेस्ट्रिक्शंस है रिमूवल उनको किया, और जो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस हटने से प्राइवेट सेक्टर को और अदर कंट्रीज़ को एक फ्रीडम मिली, उनको एक नया चांस मिला कि वो इंडिया में आके अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकें। अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है निजीकरण। पहले इंडिया में जब सोशलिस्टिक इकोनॉमी मॉडल फॉलो किया गया तो पब्लिक सेक्टर पे ज़्यादा फोकस किया गया, प्राइवेट सेक्टर को भी हमने रखा लेकिन उसका रोल बहुत कम था, बहुत सीमित था। तो 1991 के बाद जो एलपीजी पॉलिसी थी उसमें सेकंड कंपोनेंट था प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन में मेन यही होता है कि इट इम्प्लाइज शेडिंग ऑफ द ओनरशिप ऑफ मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट ओन्ड इंटरप्राइजेस। तो इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट अपनी जो इंडस्ट्रीज़ होती है, इंटरप्राइजेज़ होती हैं, उसमें अपना शेयर जो है वो सेल कर देती है, और वो शेयर जो है वो किसको दे देती है, प्राइवेट इंडिविजुअल, प्राइवेट कंपनीज़ को दे देती है। ऐसा करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट, बाय विड्रॉल ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज़। तो या तो गवर्नमेंट अपना शेयर विड्रॉ कर ले, सेकंड बाय आउटराइट सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनी, या सेकंड जो पब्लिक सेक्टर कंपनी उसको किसी को सेल कर दे, प्राइवेट कंपनी को। तो इन दो तरीके से गवर्नमेंट क्या कर सकती है, प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण कर सकती है। सो प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज ऑफ बाय सेलिंग ऑफ पार्ट ऑफ द इक्विटी ऑफ पीएससी टू द पब्लिक इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिसइन्वेस्टमेंट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉलो किया, और डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ही यही है कि गवर्नमेंट जब अपनी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज में से अपना कोई शेयर या अपनी कोई इक्विटी या उसका कोई एक पार्ट प्राइवेट सेक्टर को सेल कर देती है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, यानी कि विनिवेश। ये इन्वेस्टमेंट का अपोजिट है। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, गवर्नमेंट सपोज पैसा लगाएगी तो वो इन्वेस्टमेंट है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, गवर्नमेंट पैसा लगा नहीं रही, गवर्नमेंट अपना शेयर दे रही है तो उसको बदले में पैसा मिल रहा है, तो रिवर्स प्रोसेस हो रहा है, तो इसको हम डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो इसका जो मेन पर्पज़ वो यही था, टू इम्प्रूव फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड फैसिलिटेट मॉडर्नाइजेशन, कि गवर्नमेंट की कैसे इनकम बढ़े और कैसे पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज जो लॉस में चल रहे हैं उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो और उसमें मॉडर्नाइजेशन यानी कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ हो। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने पीएसयू की पॉलिसी को फॉलो किया, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नवरत्न के बारे में लिखा है कि जो गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ या इंटरप्राइजेज गवर्नमेंट के लिए अच्छा रोल प्ले कर रहे थे, अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहे थे, उसको गवर्नमेंट ने ज़्यादा ऑटोनॉमी दी, ज़्यादा स्पेशल राइट दिए, और जिससे वो अपने डिसीजन काफ़ी ले सकते थे और वो इकोनॉमी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल थे। तो उनको नवरत्न और महारत्न जैसे इंडस्ट्रीज़ का स्टेटस दिया गया। जैसे उसमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ये महारत्न में आते हैं, और कुछ नवरत्न में है जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड है, मिनी रत्न में भी हैं जैसे बीएसएनएल है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी पब्लिक एंटरप्राइजेस को कैटेगराइज किया था, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न, उनके परफॉर्मेंस के आधार पे। नेक्स्ट, जो गवर्नमेंट ने जब प्राइवेटाइजेशन किया और डिसइन्वेस्टमेंट किया, उसकी वजह से गवर्नमेंट का क्या हुआ, एफडीआई इंक्रीज़ हुआ। एफडीआई मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब कोई फॉरेनर इंडिया में या उसके इंफ्रास्ट्रक्चर एरिया में इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने जब प्राइवेटाइजेशन को फॉलो किया तो इससे एफडीआई का फ्लो बढ़ा, गवर्नमेंट का जो फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व है वो इंक्रीज़ हुआ। तो ये कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छा और बेनिफिशियल रहा है। नेक्स्ट है आपका ग्लोबलाइजेशन। सो ग्लोबलाइजेशन मीन्स होता है वैश्वीकरण। सो ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ए नेशंस इकोनॉमी विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि एक देश की अर्थव्यवस्था को अगर हम शेष विश्व की अन्य देशों की अर्थव्यवस्था से जोड़ दें, कनेक्ट कर दें, इन टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक
कनेक्टिविटी, तो इसको हम कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, वैश्वीकरण हो रहा है। तो इसमें क्या होगा कि इसका जो मेन रिजल्ट था वो यही था कि वी वांट टू ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड टुवर्ड्स ग्रेटर इंडिपेंडेंस एंड इंटीग्रेशन, यानी कि सभी देश मिलकर एक दूसरे पर डिपेंडेंट होकर काम करें और एक दूसरे को हेल्प करें, एक दूसरे की ग्रोथ में हेल्प करें। तो इस तरह से आपसी जो निर्भरता है वो बढ़े और समन्वय और एकता भी बढ़े। तो इट इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ नेटवर्क्स एंड एक्टिविटीज़ ट्रांसेंडिंग इकोनॉमिक, सोशल एंड जोग्राफिकल बाउंड्री। तो जो ग्लोबलाइजेशन अटेम्प्ट टू इस्टेब्लिश links in such a way that happening in India can be influenced by events happening miles away। तो आज ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही पूरा विश्व एक तरह से हम कह सकते हैं कि पूरा जो वर्ल्ड है या ग्लोब है वो एक दूसरे से इतना कनेक्ट है कि वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में कोई चीज़ या घटना होती है तो हमें तुरंत पता चल जाता है, या एक जगह से दूसरी जगह हमारा मूवमेंट है या गुड्स का मूवमेंट है वो कितना ईजी, कितना क्विक है, कितना फास्ट है, बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। और ग्लोबलाइजेशन का जो सबसे इम्पोर्टेंट वेरिएंट है वो है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आउटकम ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। सो आउटसोर्सिंग में क्या होता है, ए कंपनी हायर्स रेगुलर सर्विस फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, मोस्टली फ्रॉम अदर कंट्रीज विच वॉज प्रीवियसली प्रोवाइडेड इंटरनली और फ्रॉम विद इन द कंट्री। फॉर एग्जाम्पल लीगल एडवाइस, कंप्यूटर सर्विस, एडवर्टाइजमेंट, सिक्योरिटी एट्सेट्रा। तो आउटसोर्सिंग मतलब बाहर से हम कोई सर्विस ले रहे हैं, हायर कर रहे हैं उसको। तो जो सर्विसेज पहले हम अपनी कंट्री से ले रहे थे अब हम उनको अदर कंट्री से ले रहे हैं जहाँ से हमें बेटर सर्विस और कम रेट पे मिल पा रही है। तो कहीं ना कहीं आउटसोर्सिंग से लोगों का एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ा है, एक देश का दूसरे देश के साथ जो इंटीग्रेशन है वो इंक्रीज़ हुआ है। तो ये ग्लोबलाइजेशन का ही रिज़ल्ट है। और स्पेशली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर में जो आपका जो ये वॉइस बेस्ड बिजनेस प्रोसेस हैं जिसको हम बीपीओ कहते हैं, कॉल सेंटर्स कहते हैं, वो और रिकॉर्ड कीपिंग है, ये सारा जो है वो किसका रिजल्ट है, ये ग्लोबलाइजेशन का ही रिजल्ट है। इसमें अकाउंटेंसी, बैंकिंग सर्विस, म्यूज़िक रिकॉर्डिंग, फिल्म एडिटिंग, बहुत सारे ऐसे फील्ड है जहाँ पर जो है हम बाहर से एक्सपर्ट्स की सर्विसेज लेते हैं या हमारी कंट्री के एक्सपर्ट्स बाहर सर्विस देते हैं। तो उनको कहीं ना कहीं एक वर्ल्ड लेवल पे रिकॉग्निशन और जॉब मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है, दो कंट्रीज़ के बीच में इंटीग्रेशन होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ग्लोबल लेवल पे सभी कंट्रीज़ का आपस में जुड़ना, दैट इज़ द ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन के लिए WTO की अगर हम बात करें तो उसका सबसे बड़ा रोल था। WTO वाज फाउंडेड, जिसको हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इन 1995 एज द सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन टू द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ, ट्रेड एंड टैरिफ, GATT was established in 1948 with 23 countries। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं WTO की, तो WTO की जो स्थापना है, जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 1995 में हुआ। लेकिन 1995 से पहले इस WTO को हम अलग नाम से जानते हैं, दैट इज GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। इट वाज established in 1948 with 23 countries। तो इसका जो मेन वर्क है वो यही है, टू एडमिनिस्टर ऑल मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स बाय प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल कंट्रीज़ इन द इंटरनेशनल मार्केट फॉर ट्रेडिंग पर्पस। तो WTO का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं, जितने भी इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं, उनको क्या करें, वो इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें। और जो उनके मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, यानी कि दो या दो से ज़्यादा देशों के बीच में जो ट्रेड के एग्रीमेंट हैं, उनको एडमिनिस्टर करें, उनको लागू करें, उनको मॉनिटर करें। और अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में तो उसको सॉल्यूशन भी WTO के ऊपर आता है। तो WTO इज एक्सपेक्टेड टू एस्टेब्लिश ए रूल बेस्ड ट्रेडिंग रिजाइम इन विच नेशंस कैन नॉट प्लेस आर्बिट्रेटरी रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड। तो WTO का काम यही है कि कोई भी देश किसी दूसरे देश पे मनमानी तरीके से अपना प्रतिबंध या अपनी मनमानी नहीं कर सकता है। जैसे कई देशों में कई बार हमने सुना है कि अमेरिका ने उस पर प्रतिबंध लगा दिए, कहीं ना कहीं उसको आर्थिक हितों का ध्यान रखना पड़ता है, या जो उस कंट्री के अगर मान लो गलती नहीं हो फिर भी हम उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, तो उसको हम एक तरह से मनमाना प्रतिबंध कहते हैं, जो वहाँ की इकोनॉमी और वहाँ के लोगों के लिए अच्छा नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में WTO को इंटरफियर करके उस मैटर को सॉल्व करना होता है। तो कहने का मतलब यही कि मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेके मैटर को सॉल्व करता है। तो इस तरह से WTO जो है वो बायलेटरल हो चाहे मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट हो, उन सबको मॉनिटर करता है। साथ ही
टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर को भी वो इंटरनेशनल मार्केट में रिमूव करवाता है। तो टैरिफ में तो वही है, जो टैक्स रेट है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे हाई हो जाता है उसको वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है, डिक्रीज़ करवाता है। और साथ ही नॉन टैरिफ बैरियर्स जो है वो क्या होता है कि टैक्स के अलावा जो दूसरे हैं, जैसे कोटा फिक्स करना या फिर उसके लिए लाइसेंस लेना, परमिशन लेना, जो डॉक्यूमेंट की फॉर्मेलिटीज़ है उसको नॉन टैरिफ बैरियर्स कह सकते हैं हम। तो वो उसको भी रिमूव करना या उसको भी हटाना, उसका लेवल भी कम करना WTO का मोटिव रहता है, क्योंकि इन सब चीज़ों से क्या होता है कि ट्रेड का जो फ्लो है वो इजीली स्मूथली नहीं हो पाता है। तो कहने का मतलब ये है कि WTO का जो रोल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में एक ब्रिज का काम करता है WTO। और जो गरीब देश है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और अमीर देशों की मनमानी को रोकना, ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है। तो इसलिए ये एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए नेक्स्ट इस टेबल में हम देख सकते हैं कि ग्रोथ ऑफ GDP एंड मेजर सेक्टर्स इन परसेंटेज। अब यहाँ पर बात हो रही कि इंडिया के जो डिफरेंट सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर, उसमें जो डिकेड वाइज जो ग्रोथ है 80, 91, 92, 2001, फिर बाद में 2002 7, 7 से 12, 12 से 13, 13 से 14, 14 से 15। तो इस पीरियड में हम देख सकते हैं कि क्या ट्रेंड रहा है प्राइमरी सेक्टर का और सेकेंडरी सेक्टर का और टर्शरी सेक्टर का। तो कहने का मतलब यही है कि जो ग्रोथ रेट है वो एग्रीकल्चर सेक्टर की हम देख रहे हैं कि डिक्रीज हुई है 12-13 में, और उसके बाद 14-15 में -0.2 चली गई है। तो -0.2 चलने का मतलब यही है कि ये सेक्टर बहुत सफ़र किया है इस दौरान। और इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर ग्रोथ देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर से बेटर है और 5.9 जो है 14-15 में रही। हालांकि ये भी डेटा बहुत पुराना है, इसको हम अपडेट कर सकते हैं गूगल से इसको सर्च करके। नेक्स्ट आपका जो सर्विस सेक्टर है वहाँ पर हम देख सकते हैं कि सर्विस सेक्टर में इंडिया में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है 10.3% 14-15 में। तो कहने का मतलब ये है कि एट प्रेजेंट हमारा सर्विस सेक्टर बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है और उसको अगर हम देखें तो वो बहुत बेटर रोल प्ले कर रहा है हमारी ग्रोथ में, हमारी GDP में। तो कहने का मतलब अगर हम असेसमेंट देखें कि इसका कि लिबरलाइजेशन के बाद प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का क्या रोल रहा, तो वो हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव है। और एक तरह से इकोनॉमी का जो क्राइसिस था 1991 का वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो इस चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, गुड बाय।